मेरा असलियत तो करप्शन कर्ज की वजह से सबके सामने आ गया और जैसे ही मैंने हाथ लगाया, सबसे ताकतवर महिला योद्धा बिना रुके कांपने लगी, क्योंकि उसने पाया कि उसकी पुनर्जन्म की क्षमता मैंने छीन ली थी। असल में मैं जिस करप्शन कर्ज को झेल रहा था, वो न सिर्फ हर चीज को अपनी ताकत का सहारा बना सकता था, बल्कि दूसरों की यादें भी जबरदस्ती छीन सकता था। और शुरू में मैं दुनिया की नजरों में एकदम निकम्मा था, क्योंकि मैं उस कॉन्टिनेंट के सबसे ताकतवर खानदान में पैदा हुआ था। लेकिन मुझमें उस हिसाब की लड़ने की काबिलियत नहीं थी, और मैं सिर्फ यही कर सकता था कि योद्धाओं पर लगने वाले नेगेटिव कर्स अपने ऊपर ले लूं। लेकिन उन योद्धाओं के लीडर आर्थर के दिल में उम्मीद टूट चुकी थी, क्योंकि ये लोग उस लीजेंड के अंडरवर्ल्ड एम्परर से भिड़ रहे थे। दोनों में जमीन आसमान का फर्क देखकर उसने बिना देर किए ये दुनिया छोड़ने का फैसला किया, और बाकी 3 योद्धाओं ने भी बिना झिझक उसका साथ दिया। ये देखकर मैं गुस्सा न रोक पाया और उससे पूछा, ये हरामजादा क्या कर रहा है? क्या ये नहीं जानता कि तुम लोगों को यहां तक पहुंचाने के लिए कितने लोग मारे गए हैं? तभी प्रिंसेस ग्रीन ने चिल्लाकर मुझे चुप रहने को कहा, तू सिर्फ एक चोर है, क्या समझेगा? आर्थर ने पूरी कोशिश कर दी, ये उसके बस में नहीं था। और तू तो सिर्फ चोरी करने वाला कूड़ा है, तुझे क्या हक है मेरे आर्थर को सिखाने का? उसका बदसूरत चेहरा देखकर मुझे यकीन ही नहीं हुआ, और गुस्से से मैंने उसकी तरफ उंगली दिखा दी। तू कूड़ा कहने की हिम्मत कैसे कर सकती है अपने जान बचाने वाले को? अगर मैं ना होता तो तुम लोग यहां तक आ ही नहीं सकते थे। क्या तुम सब ये सब भूल चुके हो? तो चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। फिर मैंने अपनी तरफ देखा, जो लाल बालों वाली लड़की आर्थर से लिपट रो रही थी। आ बेला, तू बिना आवाज के कोई जादू नहीं कर सकती थी। तूने मुझसे गिड़गिड़ाकर अपना कर्ज मुझे ट्रांसफर करवाया था, लेकिन जब मैं उस कर्ज के दर्द से छटपटा रहा था, तूने मुझ पर पीछे से अटैक कर दिया, ताकि इस बात को जानने वाला हमेशा के लिए मिट जाए। बेपरवाह होना तो तूने उस जमाने से नहीं छोड़ा। और तू जो सबसे ताकतवर भाला कहलाती है, असल में तू बिना सोचे समझे काम करने वाली बेवकूफ ही है। उस वक्त जब अपनी जल्दबाजी के कारण तूने कर्ज लिया था, तो रोते हुए मेरे पास आई थी। फिर मैंने अपनी आंख लगाई, जो पहले ही अंधी हो चुकी थी, और बोला, और तू सबसे ज्यादा बदमाश है। स्कूल में हम एक ही ग्रुप से थे, लेकिन तूने हमेशा मेरा पीछा किया। न जाने कितनी बार मुझे सबके सामने पीटा और बेइज्जत किया। फिर भी मैंने भले की बुराई करके तेरी आंखें ठीक कर दी, क्योंकि तू इस युग का योद्धा है और मैं तो एक लड़ने का ढंग भी न जानने वाला फेल हूं। ये तीनों तो ठीक हैं, लेकिन तू ही सबसे आगे क्यों हार मानने लगा? तू दुनिया बचाने की काबिलियत रखता है, तेरी वजह से ही मैं इस टीम में आया था, लेकिन तूने इतनी आसानी से ये दुनिया क्यों छोड़ दी? मेरी बातों पर आर्थर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब वो किसी दुनिया का डिस्ट्रक्शन देख रहा है, क्योंकि उसके पास टाइम रीशेप नामक जबरदस्त क्षमता है, जिससे वो बार बार सब कुछ फिर से शुरू कर सकता है। और इस बार उसे मेमोरी ट्रांसफर तकनीक भी मिली है, जिससे बाकी तीनों अपनी यादों के साथ अतीत में जा सकते हैं, ताकि वो जल्दी से ताकतवर बन सकें और अगली बार दुनिया खत्म होने का रिस्क कम हो सके। ये सुनकर कि वो सिर्फ उन तीनों को लेकर रीबर्थ होगा, मैंने कहा, मैंने तो तुझे बार बार बचाया, तू मुझे साथ क्यों नहीं ले आता? इस बार आर्थर ने अपना असली चेहरा छुपाने की कोशिश नहीं की। उसके चेहरे पर मेरे लिए नफरत और ताने भरे भाव थे, क्योंकि हमें तुम जैसे निकम्मे की कोई जरूरत ही नहीं है। हालांकि तुम्हारी क्षमता से हमें काफी मदद मिली, लेकिन मैं अपनी एनर्जी क्यों खर्च करूं तुम्हें साथ ले जाने में? हमें किसी और समय का तुम्हारा एक और वर्जन मिल जाएगा, जिसे हम अपना गुलाम बना सकते हैं, और उस समय तुम और ज्यादा कर्ज सोख सकोगे। तब मुझे पता चला कि उन्होंने मुझे कभी अपना साथी नहीं समझा था, बल्कि शुरू से ही इस्तेमाल करके फेंकने की प्लानिंग थी। उन्होंने मुझे एक डिस्पोजेबल चीज समझा था। अलविदा बेवकूफ, मैं अगले जन्म में तुझसे फिर मिलूंगा और फिर बार बार तेरा इस्तेमाल करूंगा। उस वक्त मैं सच में उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन सालों से जमा हुए नेगेटिव कर्ज से मैं दर्द से परेशान था। मेरा दिमाग धुंधला होने लगा था, लेकिन मैंने अपनी जिद से आखिरी बार करप्शन का इस्तेमाल किया। असल में मेरी क्षमता न सिर्फ कर्ज बदल सकती थी, बल्कि दूसरों की क्षमताएं भी छीन सकती थी। लेकिन मैंने आर्थर पर यह कभी इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि क्षमताएं चुराना आसान नहीं होता है, और उनकी क्षमताएं काफी ताकतवर थीं। लेकिन उस वक्त मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी। मेरी हथेली पर एक भयानक सा मुंह बना, जिसमें से काली रोशनी निकलने लगी, और दूसरी तरफ टाइम रीशेप कर रहे आर्थर को जब यह पता चला, तो वो बिल्कुल भी नहीं डरा। तभी उसने देखा कि मैं मुस्कुराते हुए ऊपर की तरफ इशारा कर रहा हूं, और तभी वो भयानक अंडरवर्ल्ड एम्परर जहां हम थे वहां आ गया। आर्थर के चेहरे पर सिर्फ दहशत थी, क्योंकि उसकी क्षमता अभी पूरी नहीं हुई थी, और अगर वो यहां मर गया तो सब खत्म हो जाएगा। जैसे ही उस राक्षस ने अटैक किया, मुझे लगा कि चारों तरफ गर्मी हो गई। फिर जब मैंने देखा तो मैं खुद को अतीत में पैदा हुआ पाया। मेरी आखिरी करप्शन ने सच में आर्थर की टाइम रीशेप छीन ली थी। यानी वो अब नहीं बच पाया, बल्कि उसी खत्म होती दुनिया में फंस गया।
लेकिन उस वक्त भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी क्षमता में एक बड़ी खराबी थी। सड़क पर पड़ा पत्थर ही सही, अगर उसके मालिक को लगता था कि वो बहुत कीमती है, तो मेरे लिए उसे चुराना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसी वजह से मैं दूसरों की क्षमताएं शायद ही चुरा पाता था। लेकिन आर्थर से टाइम रीशेप चुराने का मतलब है कि वो अपने दिल से इस क्षमता को अपनाने को तैयार ही नहीं था। जरा सोचूं तो आर्थर को हर कोई हीरो किंग कहता था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा थकान ही रहती थी, जैसे वो एक बिना एहसासों वाली कठपुतली था। शायद बार बार दुनिया को खत्म होता देखने के बाद उसे ये क्षमता किसी कर्ज से कम नहीं लगती थी, इसलिए वो उन तीनों को यादों के साथ रीबर्थ कराना चाहता था। सब कुछ समझकर मैंने फिर कुछ सोचना छोड़ दिया। मैंने देखा कि मैं अपने खानदान के ब्लू पाइन एस्टेट में था, यानी मैं खानदान के गिफ्ट सेरेमनी में शामिल हो चुका था। ये खानदान का वो सेरेमनी था जहां ये पता लगाया जाता था कि बच्चे में क्या टैलेंट और क्या क्षमता है, लेकिन मुख्य परिवार के बेटे होते हुए भी मुझे फेल करार दे दिया गया था, और इसी वजह से मुझे मुख्य परिवार से दूर इस एस्टेट में भेज दिया गया था। तभी एक सौम्य चेहरे वाला बटलर मेरे पास आया। उसे देखकर मैं भावुक हो गया। मैंने सोचा था कि उसे दोबारा देखने का मौका नहीं मिलेगा। तभी मेरे चेहरे पर गुस्सा आ गया। मैं बोला, मेरे भाई ने तुमसे मुझे मारने को कहा था ना, तुम कब मुझे झड़ देने वाले हो? ये सुनते ही बटलर के चेहरे पर दहशत और हैरानी थी। वो नहीं सोच सकता था कि इतने अंदाज में छुपी उसकी बात पकड़ी जाएगी। पिछले जन्म में मैं सच में उस पर यकीन करता था, क्योंकि भले ही मैं बेकार था, वो मुझसे बहुत प्यार और इज्जत से पेश आता था, लेकिन 14 साल की उम्र में उसने मुझे जहर दे दिया था। तब पता चला था कि धोखा क्या होता है। असल में कुछ समय पहले उस सेरेमनी में मेरी बड़ी बहन शार्लेट ने बस हल्का सा हाथ लगा दिया था और 3 ताकतवर योद्धाओं को हरा दिया था। उसे हजारों साल में इकलौती टैलेंटेड कहा गया था, और खानदान के बड़े लोगों का कहना था कि ये आगे चलकर गॉड स्वॉर्ड बनेगी। ये देखकर मेरे सौतेले भाई वीरों के अंदर जलन पैदा हो गई थी। वो पागलों की तरह अपने सारे भाई बहनों को खत्म करना चाहता था ताकि खुद मुखिया बन सके। लेकिन शार्लेट बहुत ताकतवर थी और उसकी मां भी बहुत बड़ी योद्धा थी, इसलिए उसने सबसे कमजोर मुझसे शुरुआत करने की सोची। फिर उसने मेरे बटलर से कहा था, अगर तूने ये पिला दिया तो तेरी बेटी के इलाज का इंतजाम हो जाएगा। पहले तो बटलर ने बिना सोचे इससे इनकार कर दिया था। छोटे साहब बचपन से मेरे साथ हैं, मेरे लिए तो परिवार की तरह हैं, ऐसा मैं किसी भी हालत में नहीं कर सकता। ये देखकर वीरों ने धमकी दी, तेरे लिए दूसरों का बच्चा अपनी बेटी से भी ज्यादा कीमती है। अगर तेरे अंदर हाथ डालने की हिम्मत नहीं है तो अपनी बेटी को खोने का गम सह लेना। इसलिए पिछले जन्म में बटलर ने आखिरकार जर खरीद लिया था, लेकिन वो उसे खुद पी गया था, क्योंकि उसके अंदर मुझ पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं थी और अपने अपराध के बोझ से वो खुद ही मर गया था। इसलिए इस जन्म में मैंने सीधे सीधे उससे सब कह दिया। लेकिन बटलर को सब कुछ अजीब लग रहा था। छोटे साहब को पता चल गया है कि मैंने उनके साथ धोखा किया। उन्हें रोना या गुस्सा करना चाहिए था, लेकिन वो इतने शांत कैसे हैं? इससे पहले कि वो कुछ सोचता, मैं उसे एक कमरे में ले गया। फिर एक दीवार की तरफ इशारा करके उसे तोड़ने को कहा। तुम वालहैम खानदान के बटलर हो, ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। बटलर ने बिना देरी किए अपनी भारी तलवार निकाली और तलवार चलाते ही एक गहरी काली रोशनी निकली और मोटी दीवार को वार करके वहां से एक दरवाजा बना दिया। ये देखकर बटलर घबरा गया। उसने सोचा भी नहीं था कि दीवार के पीछे कोई रास्ता भी है। छोटे साहब के साथ आखिर क्या हो गया है? अब वो पहले से बिल्कुल अलग हैं। मुझे उनमें हमारे मालिक की झलक मिल रही है। हम रास्ते के आखिर तक पहुंचे। वहां एक दरवाजा था जिसके चारों तरफ जंजीरें थीं। बटलर ने पूछा, क्या मैं ये जंजीरें भी काट दूं? लेकिन इस बार मैंने उसकी मदद नहीं ली, बल्कि अपनी करप्शन का इस्तेमाल किया, क्योंकि दोबारा पैदा होने के बाद मुझे अपनी क्षमता को फिर से समझना था। जैसे ही जंजीरों के अंदर की रोशनी खत्म हुई, वो टूटकर बिखर गईं। ये देखकर बटलर इतना हैरान हुआ कि उसने हाथ पैर हिलाने शुरू कर दिए। उसने सोचा, छोटे साहब में सच में वलहैम का ताकतवर खून है। भले ही वो शार्लेट साहिबा से कम हो, लेकिन उनमें भी बहुत बड़ी काबिलियत है। फिर बटलर ने गंभीरता से प्रणाम किया और बोला, मुझे नहीं पता कि छोटे साहब ने सेरेमनी में अपनी क्षमता क्यों छुपाई, लेकिन जब तक आप अपना काम पूरा नहीं कर लेते, मैं ये राज रखूंगा। मैंने बटलर की बात सोची। वो सच में एक भरोसेमंद इंसान था। पिछले जन्म में उसने मुझे खुद मारने के बजाय अपनी जान दे दी थी, इसलिए यह सुनिश्चित करना था कि कोई उसकी बेटी को बंधक न बनाए। इसलिए मुझे उसकी बेटी का इलाज करना था, जो मेरे लिए बहुत आसान था, क्योंकि इस दरवाजे के पीछे खानदान की गुप्त किताबें थीं। अगले ही पल मेरी आंखें फटी रह गईं। दरवाजे के पीछे से तेज आग की लपटें निकलीं। उसके सोर्स का पीछा करते हुए मुझे वो लीजेंड वाली जादू की किताब मिल गई। पहले ये जगह वालहैम खानदान के पूर्वजों की किताबें रखने की थी, जिनमें उनके तरीके और जादू लिखे हुए थे। बहुत पहले ये जगह सील नहीं थी। सब कुछ डेमारिस नाम के इंसान की वजह से था, जो दूसरी दुनिया की ताकत से करप्ट हो चुका था
और उस वक्त का सबसे ताकतवर इंसान था और वॉलहैम हिस्ट्री का सबसे बड़ा योद्धा था, जिसे हराने के लिए दुनिया के कितने ही बड़े योद्धा आए, लेकिन कोई उसे एक चोट भी नहीं पहुंचा सका, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने दूसरी दुनिया की करप्ट होती ताकत को अपने अंदर सोख लिया था। पिछले जन्म में यह जगह आग से जल गई थी और डेमारिस की किताब आधी जल चुकी थी, इसलिए मैं उस ताकत को पूरी तरह से सीख नहीं पाया था। लेकिन इस बार अगर मैं वो ताकत सीख लिया तो शायद मैं डेमारिस जितना ताकतवर बन सकता हूं और मेरे अंदर जो करप्शन कर्स है वो करप्ट करने वाली ताकत के साइड इफेक्ट भी खत्म कर सकता है, जिससे मैं डेमारिस की तरह पागल और खून का प्यासा नहीं बनूंगा। फिर मैंने बटलर से कहा कि मैं यहां पर बंद होकर कुछ दिनों तक पढ़ूंगा, अब से ब्लू पाइन एस्टेट में किसी को भी ना आने देना। कुछ ही समय में वीरो को यह सब पता चल गया और वो आग बबूला हो उठा। हैरानी थी कि एक बटलर ने उसकी बात टाल दी। शार्लेट और वो निकम्मा बहुत बाधा बन रहे हैं। अगर वो औरत ने वॉलहैम खानदान में अपना नालायक खून ना मिलाया होता तो मैं असली बेटे की तरह बना रहता। फिर वीरो ने गुस्से से अपने आदमियों को ब्लू पाइन एस्टेट भेजने को कहा, ये पता लगाने के लिए कि आखिर किन वजहों से वो बटलर बदल गया था। लेकिन उसके आदमियों ने मुश्किल जताते हुए कहा कि अभी एस्टेट में घुसना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि बटलर हाथ में हथियार लेकर दरवाजे पर खड़ा है और कह रहा है कि चाहे खुद मुखिया आए फिर भी अंदर नहीं घुसने देगा। ये सुनकर वीरो को लगा कि यह मुश्किल हो गया। उसे पता था कि बटलर बहुत ताकतवर है और अब वो उसके निकम्मे भाई के साथ पूरी तरह आ गया है। ये उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं पूरे मन से डेमारिस की किताब पढ़ रहा था। जल्द ही मैंने पाया कि मैं एनर्जी एक्सपर्ट बन गया हूं और यही आम आदमी और टैलेंटेड में फर्क है, क्योंकि आम आदमी अक्सर एनर्जी की पहली सीढ़ी पर ही रुक जाता है। यह सोचकर मुझे ताज्जुब हुआ कि शार्लेट का टैलेंट कितना बड़ा है। वो मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ी है, लेकिन पहले ही एनर्जी गुरु बन चुकी है। लेकिन पिछले जन्म में भी वो दुनिया को खत्म होने से नहीं बचा पाई थी, इसलिए मुझे शक होने लगा, क्या मैं सच में इस दुनिया को बचा पाऊंगा? तभी मैंने खुद को पिछले जन्म की तरह देखा। उस वक्त कर्ज की वजह से मैं एनर्जी भी इस्तेमाल नहीं कर पाता था, लेकिन अब डेमारिस के तरीके और अपनी करप्शन क्षमता से मैं बिना रुके ताकतवर बनता जा सकता था। फिर जब मैं कमरे से बाहर आया तो बटलर वहीं इंतजार कर रहा था। उसने कहा, छोटे साहब, आप एक्सपर्ट बन गए, ये बहुत बड़ी बात है और आपकी मंगेतर बियांका साहिबा आपसे मिलने आई हैं। ये नाम सुनकर मैंने एक बार फिर विचार किया, क्योंकि पिछले जन्म में वो व्हाइट विच के नाम से जानी जाती थी। दूसरी दुनिया की ताकत से करप्ट होने के बाद वो दुनिया को खत्म करने की साजिश का सिरदर्द बन गई थी, लेकिन अभी वो उत्तरी किंग हार्डन की सबसे छोटी बेटी थी। ये सोचकर मैंने बियांका का कर्ज छीनने की तैयारी की, क्योंकि वो कर्ज बिल्कुल डेमारिस के तरीके से मेल खाता था और अगर मैंने उसे सही समय पर रोक लिया तो शायद उसका फ्यूचर भी बदल जाए। मेरे पिछले दुश्मन अब मेरी मंगेतर बन गए थे, जो हर सुबह मेरे बिस्तर पर बिना बुलाए आ जाती थी और यहां तक कि जब मैं नहाने जाता था तो भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। लेकिन किसे पता था कि ये देखने में शांत और समझदार लड़की आगे चलकर दुनिया को तबाह करने वाली व्हाइट विच बन जाएगी। कुछ पल साथ रहने के बाद ही बियांका को कुछ गड़बड़ नजर आने लगी। पहले मिलने पर मेरा व्यवहार बहुत खराब था, लेकिन अब मैं बिल्कुल बदल गया था। बहुत ही नम्र और शांत हो गया था। इसलिए उसने सीधे पूछा, क्या तुम इसलिए इस तरह बदल गए हो क्योंकि गिफ्ट सेरेमनी में कोई स्पेशल क्षमता नहीं जगी और तुम्हें तुम्हारा खानदान छोड़ चुका है, जिससे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे नहीं पता था कि वो इतनी सीधे सीधे बात करेगी, इसलिए मैंने उसे अपनी काली रोशनी दिखा दी। क्या मैं पहले से बहुत अलग लग रहा हूं? बियांका को लगा कि मुझे गुस्सा आ गया है। वो तुरंत झुककर बोली, सॉरी, मैंने बहुत सीधे सीधे कह दिया। मैं आपकी चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं बियांका की तरफ देखता रहा। वो बिल्कुल पिछले जन्म की तरह ही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं आता था। यहां तक कि जब वो नॉर्दर्न सागर में आखिरी सांस ले रही थी तब भी उसका चेहरा नहीं बदला था। माहौल हल्का करने के लिए मैंने कहा, मेरे पास एक सुझाव है। तभी बियांका ने बिना सोचे कहा, क्या एंगेजमेंट के बारे में है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी तेजी से बात समझ जाएगी, लेकिन बातें इतनी जल्दी एंगेजमेंट पर कैसे आ गईं? देखो, मुझे तो वॉलहैम मुख्य परिवार ने बाहर फेंक दिया है। अगर तुम्हें एंगेजमेंट तोड़नी है तो मैं मना नहीं करूंगा। मेरी बातें सुनकर बियांका ने चुपचाप एक सांस ली और फिर गंभीर होकर बोली, मेरा मंगेतर तुम हो, वॉलहैम खानदान नहीं। मैं एंगेजमेंट क्यों तोड़ूं? उसकी सीधी बातों ने मुझे थोड़ा झेंपा दिया। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मुझे तुम्हारे ऊपर का स्नोडॉल कर्ज चाहिए। यह सुनकर बियांका को बहुत हैरानी हुई थी, क्योंकि उस कर्ज को तो सबसे बड़े कर्ज हटाने वाले भी बेहाल कर चुके थे। उसे लगा कि हो सकता है मैं अपने भाई के दिल तोड़ने से इतना अंदर से टूट गया हूं कि मैं ये कर्ज लेकर अपने दिल को बेरहम बनाना चाहता हूं। उसे याद आया कि उसके दादा, जो एक माइंड मैजिशियन थे, उन्होंने कहा था कि जो आदमी अचानक अच्छा बन जाए वो अक्सर दिल से टूटने वाला होता है।
मैं उसके चेहरे की बातें पढ़ रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों सोच रही है। तभी बियांका बोली, मैं अक्सर तुमसे मिलने आया करूंगी, या फिर बिल्कुल साथ रहने लगूं तो चलेगा। हालांकि मुझे याद था कि वो एक सीधी सादी लड़की थी, लेकिन मुझे लगा उसने कुछ और ही समझ लिया था। ठीक है, मैं चुपके से उसका कर्ज हटाने की कोशिश करता हूं। फिर मैंने धीरे से अपनी काली रोशनी बियांका पर डाली। लेकिन मैंने देखा कि उस कर्ज को हटाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। वहां एक कंडीशन थी, जब तक तुम उसकी दोस्त नहीं बनोगे तब तक ना हिलेगा। यानी जब से वो पैदा हुई थी ये कर्ज उसके साथ था, इसलिए उसने इसे अपने शरीर का ही एक अंग मान लिया था। बियांका के ऊपर कर्ज की वजह से उसके अंदर कोई भाव ही नहीं था, और ना ही किसी और चीज में उसकी रुचि थी। इसलिए उसकी दोस्त बनना मुश्किल था। लेकिन मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। मैंने उसे अपने पास रखने की सोची। उसका हाथ पकड़कर मैंने कहा, अच्छा होगा कि हम अक्सर मिलते रहें। मुझे अपनी मंगेतर से मिलना बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर बियांका ने कहा कि वो घर जाएगी और बाप से बात करके आएगी। मुझे लगा कि उसे 1 महीना लग जाएगा, लेकिन अगले ही दिन वो अपना सारा सामान लेकर आ गई। कुछ दिनों तक साथ रहने के बाद मैंने पाया कि हर सुबह उठता तो वो मेरे बगल में पड़ी होती थी, पता नहीं कब आकर लेट जाती थी। उसने कहा, गुड मॉर्निंग, लेकिन तुम मेरे बिस्तर पर कैसे आ गए? मैंने कहा, ये तो मेरी बोली है। तुम्हें बोलना चाहिए था, कई महीने हो गए थे। हालांकि वो दिन रात मेरे साथ रहती थी, नहाने तक आ जाती थी, लेकिन स्नोडॉल कर्ज की वजह से उसके अंदर कोई एहसास ही नहीं था। इसलिए मैं उसकी दोस्त नहीं बन पाया था। इसी वजह से मेरी तरक्की भी थोड़ी रुक गई थी, और साल भर बाद मुझे राहेल अकादमी में जाना था। ये वो हीरो अकादमी थी जहां से पिछले जन्म के ज्यादातर लड़ाके आए थे, जिनमें वो चारों भी थे। मैं उन सबकी कमजोरी से वाकिफ था, इसलिए उनकी क्षमताएं चुराना मेरे लिए आसान होगा। तभी मुझे स्टार टेम्पल का इनविटेशन मिला। ये हर साल कुलीन बच्चों की सभा होती थी। पिछले जन्म में मैं था ही नहीं, क्योंकि तब मैं उदास था, लेकिन इस बार सोचा जाऊं, क्योंकि वो शख्स वहां मिल जाएगा और उसकी मदद से बटलर की बेटी ठीक हो सकती थी। और जब बियांका को पता लगा कि मैं जा रहा हूं तो वो भी चलने लगी। बोली, वहां तुम्हें तंग करेंगे, मैं तुम्हारी मंगेतर हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। हालांकि कर्ज की वजह से उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक जमी हुई लड़की थी। लेकिन बियांका थोड़ी परेशान थी, क्योंकि मैं उसे उस तरह से देख रहा था जैसे मुझे उससे दया आ रही हो। बहरहाल पिछले कुछ महीनों में उसे काफी सुकून मिला था, इसलिए वो इस शादी से नाखुश नहीं थी। रास्ते भर बियांका सोती रही, और मैं सोचता रहा कि इस स्टार टेम्पल में कितना माल लगा होगा। हालांकि कुलीन लोग दूसरी दुनिया के खिलाफ लड़ाई का अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग तो बस सुख सुविधाओं में डूबे रहने वाले निकम्मे होते हैं। वहां 3 कुलीन वीर भी थे जो आर्थर की टीम का हिस्सा बने थे, जो मुझे देख रहे थे। लेकिन असल में वो सब सिर्फ इसलिए मुझ में इंटरेस्ट ले रहे थे क्योंकि वो मेरी बहन शार्लेट को जानते थे। क्योंकि पिछले जन्म में शार्लेट ने इसी सभा में ज्यादातर कुलीनों को पीट दिया था। तभी बियांका ने मेरी बांह खींची। उसे लगा कि मैं दूसरे कुलीनों की फुसफुसाहट की वजह से चुप हो गया हूं। बोली, तुम किसी की बातों पर दुखी मत होना। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। ये छोटी बच्ची खुद तो बुरा हुआ करती थी, लेकिन मेरी चिंता कर रही थी। तभी एक बेतरतीब सी औरत आई। जैसे ही वो वहां पहुंची, कोहराम मच गया। ये वक्त की सबसे चमकती अल्केमिस्ट डेलिन थी, जिसे पिछले जन्म में मुझसे मिलने की बहुत जल्दी रहती थी और हर वक्त मुझे अपना बनाना चाहती थी। बिल्कुल खराब हो गया मैं। एक पागल औरत ने मुझ पर नजर डाल दी थी। मिलते ही मुझसे छेड़छाड़ करने लगी और मना करने पर जबरदस्ती करने लगी। असल में कुछ देर पहले मैं बियांका को लेकर उस पार्टी में गया था, जहां मैंने सोचा था कि डेलिन मेरे लिए सबसे अहम कड़ी थी, क्योंकि आगे चलकर वो अल्केमिस्ट्स का किंग बनने वाली थी। उसने पिछले जन्म में दूसरी दुनिया के कर्ज पर रिसर्च की थी, और जब मैंने अपनी क्षमता से उन कर्ज को सोख लिया था तो उसकी दिलचस्पी मुझ में जाग गई थी, जो बाद में पागलपन की हद तक पहुंच गई थी। मुझे उसकी मदद से ताकत हासिल करनी थी, इसलिए मैंने बियांका को वहीं बैठने को कहा और सीधे डेलिन के पास गया। जैसे ही डेलिन ने मुझे देखा, उसे लगा कि मैं परिचित लग रहा हूं। तब मैंने अपना नाम बताया, मैं वलहैम खानदान से हूं। तभी उसे पता चला कि मैं शार्लेट का भाई था, और उसने कहा, तुम शार्लेट के भाई हो? कोई हेल्प चाहिए, या सिर्फ मेरी खूबसूरती ने तुम्हें बुलाया है? मुझे पता है तुम दूसरी दुनिया के कर्ज पर रिसर्च कर रहे हो। यह सुनकर डालिन का चेहरा जम गया। उसने कहा, छोटे बच्चे, बहुत बहादुरी है तुझमें। पता है ये बात बोलने से क्या होगा? वो मुझे एक अलग कमरे में ले गई। मैंने कहा कि सीधे बात करें, लेकिन डालिन हाथ रोककर बोली, जल्दी मत करो। फिर उसने अपनी तलवार मुझे थमा दी और खुद भी एक तलवार निकालकर अटैक कर दिया। मैं चिल्लाया, तुमने अटैक क्यों किया? डेलिन ने कहा, मैं देखना चाहती हूं कि शार्लेट के भाई में कितना दम है। मुझे पता था कि जब तक वो अपनी मर्जी से नहीं मानेगी कोई काम नहीं बनेगा, इसलिए मैं भी गंभीर हो गया और मैंने अपनी तलवार को उसकी तलवार से टकराया। तभी डेलिन ने देखा
कि तलवार के जरिए आने वाली उसकी ताकत को मैंने रोक लिया था। उसे यकीन नहीं हुआ क्योंकि वो मुझे सिर्फ एक फेल समझ रही थी, लेकिन मुझ में इतनी ताकत आ गई थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारी रिसर्च में हेल्प कर सकता हूं। तुम कैसे? मैं कर्ज को बेअसर कर सकता हूं। डेलिन को यकीन नहीं हुआ क्योंकि ये इम्पॉसिबल था और मैं निकम्मा कहलाता था, लेकिन मैंने फिर से तलवार सीधे उसके गले पर रख दी। मुझे पता है तुम दूसरी दुनिया के उस कर्ज को बेअसर करना चाहते हो जिसे कोई भी नहीं हटा सकता। डेलिन एक बार पीछे हटी। उसने कहा, भले ही तुमने ये राज से जान लिया, लेकिन तुम मेरी कैसे हेल्प करोगे? तभी मैंने अपनी हथेली से वो भयानक मुंह निकाला। उसमें से काली रोशनी आ रही थी। डेलिन का चेहरा सफेद हो गया। उसने देखा मैं कर्ज को सोख सकता हूं जिससे वो रिसर्च कर पाएगी। देखो, तुम्हारी हेल्प का बदला क्या चाहिए? क्या तुम मेरा बदन चाहते हो? मुझे बस एक दवा चाहिए जो जब भी मैं कर्ज सोखूं उसकी मार कम कर दे। मैंने सोचा कि पिछली दुनिया जल गई थी। भले ही उस समय सबसे बड़े योद्धा थे, फिर भी डिस्ट्रक्शन रुक नहीं पाया। इसलिए अब मुझे हर तरह से ताकतवर बनना था। डेलिन मुझे देखकर बोली, ये दोनों भाई बहन कमाल के हैं, एक से तगड़ी और दूसरा रहस्यमयी कमीना। फिर उसने पूछा, क्या तुम उस अकादमी जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ, क्योंकि वहां पूरे देश के टैलेंटेड बच्चे इकट्ठा होते हैं, जिनमें से कई पर कर्ज हैं और उनके पास बेहतरीन क्षमताएं हैं। यह सुनकर डेलिन को बड़ी खुशी हुई। उसने कहा, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी, बस मुझे अपने साथ रखना ताकि मैं रिसर्च कर सकूं। मैंने कहा, पहले ब्लैक फीवर की दवा बनाओ। डेलिन ने कहा, यह तो लाइलाज है। मैंने कोई बात नहीं मानी क्योंकि असल में यह दवा उसी ने बनाई थी, इसलिए मैंने उससे हाथ मिलाया। मुझे तुम पर भरोसा है, अगर तुम नहीं करोगी तो कोई और नहीं कर सकता। यह सुनकर डेलिन भी गंभीर हो गई। लगता है तुम में काबिलियत है, ये दवा मैं बनाकर रहूंगी। फिर हमने ताऊ मारी। जाते जाते मैंने कहा, तुम्हें मेरी बहन पसंद है ना, लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करेगी, भूल जाओ। लेकिन डेलिन मुस्कुराई क्योंकि वो लड़की भी पसंद करती थी और लड़के भी, यानी दोनों तरफ से रिलेशनशिप बना सकती थी। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं भाग गया। जब मैं पार्टी वाले हॉल में लौटा तो बहुत भीड़ थी। पता चला एक कुलीन ने बियांका की कलाई पकड़ ली थी। मैं भड़क गया। एक ठोस लात मारी उस बदमाश के मुंह पर। तू मेरी मंगेतर को कहां ले जा रहा है? उसने कहा। प्रिंसेस का हुक्म है। मुझे समझ नहीं आया कि प्रिंसेस बियांका को क्यों बुला रही है। तभी मुझे एहसास हुआ कि यह सब काम करने वाला एनिक्स था, जो पहले मेरी बहन के पीछे पागल था। जब तक वो उसके हाथों नहीं पिट गया, तब से वो मुझसे नफरत और मोह रखता था। लेकिन अब वो बियांका को तकलीफ दे रहा था। मैंने बियांका का हाथ पकड़कर पूछा, तुम उसके साथ क्यों नहीं गई? बियांका ने बिना सोचे कहा, क्योंकि मैंने यहां तुम्हारा इंतजार करना था। मुझे बहुत देर तक कुछ समझ नहीं आया। फिर उसके सिर पर हाथ फेरा। हम एक गलियारे के अंत तक पहुंचे। वहां एक सफेद बाघिन हमारी राह देख रही थी। मैंने उसे टालना चाहा, लेकिन वो मुझसे लड़ने पर तुली हुई थी। मैं मुश्किल से उस पागल कुलीन औरत के चंगुल से बचा ही था कि फिर एक बाघिन मुझसे छेड़छाड़ करने लगी। ये सब देखकर मुझे पता चला कि एनिक्स ही असली दिमाग था। इसलिए मैं अपनी मंगेतर बियांका को लेकर उसके पास पहुंचा और उसने भी पहले से ही सोच रखा था कि मैं आऊंगा, इसलिए उस बाघिन को बाहर बिठा दिया था। मैं उसे देखकर परेशान हो गया क्योंकि पिछले जन्म में भी ये बहुत अजीबोगरीब इंसान था। हमेशा बेवजह लोगों से लड़ा करता था। तुम पहले से ही मुझे जानती हो और जब से तुम पार्टी में आए हो, तुम में मेरी दिलचस्पी जगी है। चलो जमकर लड़ते हैं। मैं वाकई नहीं लड़ना चाहता था क्योंकि उसकी लड़ने की कुवत बहुत तगड़ी थी। कोई अंदाजा नहीं था कि अगला अटैक कहां से होगा, लेकिन मुझे पता था कि वो जिद्दी है, इसलिए अपने हाथों में काली रोशनी इकट्ठी कर ली। अगले ही पल उसने बिना बताए हाथ बढ़ाकर मुझ पर अटैक कर दिया। मैंने अंदाजा लगाकर किनारे लगा लिया, फिर ठोस लात मारी और जब वो लड़खड़ाकर गिरी तो मैंने मुक्का मारकर उसके पेट पर दे मारा। बाघिन धरती पर लौट रही थी। थोड़ी देर बाद वो उठी, बोली, तू तो बिल्कुल बेपरवाह है, मुझे इतना मारता है। मैंने कहा, तू खुद ही भिड़ी है, लड़ाई में बस चोट लगना है। तब उसने हथियार से लड़ने की बात कही। मैंने पूछा, क्या अब तक लड़ सकती है? तुरंत ही वो चक्कर खाकर गिर पड़ी। बियांका ने पूछा, कैसे किया तुमने? मैंने बताया कि वॉलहैम फैमिली का इंच फिस्ट नाम का एक हथियार है। पिछले जन्म में भी इसने मेरी जान बचाई थी। ये लड़की अभी काफी देर तक नहीं उठेगी। अब बाकी था सिर्फ एनीक्स को सबक सिखाना। मुझे तुम्हारी बहुत हैरानी हुई, तुमने उस बाघिन को भी हरा दिया। मैंने कहा, बेकार की बातें मत करो। तूने प्रिंसेस को मेरी मंगेतर को सताने का हुक्म दिया था क्योंकि तू मुझे बुलाना चाहता था। एनीक्स के चेहरे पर बदमाशी भरी मुस्कान थी। मुझे नहीं पता था कि तू इतना सोचता है। अगर मैं तुझे अच्छे से पीटूं तो मुझे निकम्मा कहने वाली बातें अपने आप खत्म हो जाएंगी और मैं तेरी क्षमता भी चुरा लूंगा।
पिछले जन्म में हम साथ रहे थे, लेकिन एक बार उसकी गलती से सब मारे गए और मैं एक पहाड़ की चट्टान पर लटक गया था। लेकिन इसने मेरी हेल्प नहीं की, क्योंकि इसे अपनी इज्जत बचानी थी और मुझसे कहा, तू मर जा, तूने मेरी काफी हेल्प की है, और भाग गया। मैं अकेले लटका रहा। आखिर में आर्थर ने मुझे बचाया। अब इस जन्म में इस बदमाश से बदला लूंगा। मैं दौड़ा, लेकिन रास्ते में लताएं आकर रुकावट डालने लगीं। एनीक्स की क्षमता थी कि वो पौधों पर काबू पा सकता था, जिनमें जान भी थी, इसलिए हमेशा के अटैक बेअसर हो जाते थे। मैंने जमीन से एक लता उठाई, बोला, तेरे पास हथियार है तो मैं भी तेरे पेड़ से लड़ूंगा। एनिक्स को गुस्सा आ गया। उसने बहुत सारी लताएं मुझ पर झोंक दी, लेकिन मैं सबको चकमा देता रहा। एनिक्स को शार्लेट की याद आ गई और तभी मैं उसके पास पहुंच गया। और उसी समय उसके शरीर से एक हरी रोशनी निकली। उसने एक बहुत बड़े पेड़ का राक्षस बना लिया। उसे लगा कि अब मैं पिस जाऊंगा, लेकिन मुझे याद आया, मैंने अपने पूर्वजों की किताब में पढ़ा था, जहां एक पूर्वज ने लकड़ी की सिर्फ तलवार चलाकर कितनी बड़ी चीज काट डाली थी। मैंने अपनी लता उठाई और देखते ही देखते उस पेड़ के राक्षस को 2 हिस्सों में काट दिया। बदमाश, फिर कभी मेरे सामने आने की हिम्मत मत करना। एनीक्स हारकर जमीन पर गिर गया और मैं थक गया था। मैंने सोचा था उसकी क्षमता चुराऊंगा, लेकिन मेरी ताकत जवाब दे गई। मैं गिरा ही था कि बियांका ने मुझे संभाल लिया, लेकिन जोर से पकड़ा कि मेरी जान ही निकल गई। आखिर में डैलिन ने मुझे अपनी पीठ पर उठाया। इस लड़ाई का इफेक्ट बहुत बड़ा था, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि वॉलहैम खानदान का फेल बेटा हर किसी को चौंका देने वाले टैलेंटेड एनीक्स को हरा देगा। कुछ दिनों बाद जब मैं उठा तो मेरा धनुर्विद्या में बहुत सुधार आ चुका था, और मैं ये भी सोचने लगा कि दूसरों की क्षमता चुराने के 2 तरीके हैं। एक तो सीधा करप्शन से, दूसरा कि पहले उन्हें हरा दिया जाए ताकि उसे अपनी क्षमता पर भरोसा ही ना रहे। एनीक्स के दिल में भी अब शक आ चुका है। थोड़ा और मौका चाहिए, फिर मैं उसकी क्षमता ले लूंगा। तभी बटलर ने खबर दी कि मेरा सौतेला भाई वीरो आया है, वही जो पिछले जन्म में मुझे बार बार मारने की कोशिश कर चुका था। हमारे साथ रहने के दौरान धीरे धीरे इसमें भावनाएं भी आने लगी हैं। हालांकि सबसे पहले जो भावना आई वो थी नफरत, क्योंकि उसने देखा कि मेरे ट्रेनिंग के बाद मुझसे पसीने की बदबू आ रही थी। ये देखकर मुझे भी मजा आ गया। मैं उसके पीछे दौड़ने लगा, हाथ पैर मारने लगा। बियांका ने की हिम्मत बढ़ गई है। अब वो अपने मंगेतर से नफरत करने लगी है। तभी अचानक एक शख्स मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, और वो था मेरा सौतेला भाई वेलुओ। क्या बकवास कर रहे हो? बस अपनी मंगेतर के साथ खेल रहे हो। मैंने कहा कि चाहे कितना भी ताकतवर इंसान क्यों ना हो, उसे भी आराम की जरूरत होती है। यह सुनकर बियांका के मन में सदमा लगा, क्योंकि उसकी नजर में मैं उससे बहुत डरता था। रोजमर्रा में उससे आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत भी नहीं करता था। आज वो सबके सामने उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। इससे पहले कि वो संभल पाती, मैंने कहना जारी रखा, सुना है लाहेर अकादमी का चयन परीक्षा के नंबरों पर होता है, हैसियत के हिसाब से नहीं। अगर तुम चयन में फेल हो गए तो वालहेम परिवार के सबसे ताकतवर परिवार वाली इज्जत को ठेस पहुंचेगी। मेरी ये बातें सुनकर वेइलुओ का चेहरा उतर गया। उसे बड़ा गुस्सा आया कि ये कमीना मेरा मजाक उड़ा रहा है, लेकिन साथ ही वो अजीब घबराहट भी महसूस करने लगा। भले ही वालहेम परिवार इतना ताकतवर था कि साम्राज्य भी उससे टक्कर नहीं लेना चाहता था, लेकिन अंदरूनी कंपटीशन भी बहुत जबरदस्त थी। अगर वो सच में लाहेर अकादमी की परीक्षा पास नहीं कर पाया तो शायद वो सीधे उत्तराधिकारी बनने की होड़ से बाहर हो जाएगा। उस समय वेइलुओ मन ही मन बहुत गुस्सा था। फिर भी उसने खुद को शांत रखते हुए मुझसे कहा, हमें ग्रिलाक पर्वत श्रृंखला पर एक मिशन पर जाना है। अगर तुम सच में वैसे ही हो जैसी अफवाह है कि तुमने एनीक्स को हराया, तो तुम्हें इस काम से डरना नहीं चाहिए। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दी, क्योंकि मेरी ताकत सिर्फ लगातार चीजों को निगलने से ही तेजी से बढ़ सकती थी, और साथ ही मैं इस मौके का फायदा उठाकर आदि पूर्वज की सबसे ताकतवर गुप्त कला सीख सकता था। हालांकि बियांका के चेहरे पर ढेर सारे सवाल थे। सोचने से तो यह बिल्कुल बेहुदा था, इतने खतरनाक काम में एक नाबालिग बच्चे को शामिल करना। मैंने सोचा भी नहीं था कि बियांका मेरे लिए वेइलुओ के सामने उसकी बात काट देगी। उस समय वेइलुओ के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। जैसे ही वो बियांका को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ा, मैंने सीधे उसके सामने आकर कहा, ये मेरी मंगेतर है, तुम एक 12 साल के बच्चे की बातों को सच में नहीं लेओगे ना? वेइलुओ को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने देखा कि मैं पीछे हटने को तैयार नहीं हूं, तो वो बस ठंडी सांस भरकर वहां से चला गया। मैंने प्यार से बियांका के सिर पर हाथ फेरा। बहुत अच्छे से किया, लगता है उस बंदे को काफी गुस्सा आया है। बियांका जानती थी कि यह कितना खतरनाक है। उसने मुझसे कहा कि पहले जैसे बेहोश होकर न गिरना इस बार। थोड़ी देर बाद हम लोग ग्रिलाक पर्वत श्रृंखला पर पहुंच गए। ये जगह दूसरी दुनिया के जादू से इतनी खराब हो चुकी थी कि रहने लायक नहीं रही थी। हमें भी मास्क पहनकर ही अंदर जाना पड़ता था। वेइलुओ मेरे सामने आकर ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, ये मत समझ लेना कि तुम आध्यात्मिक ऊर्जा के एक्सपर्ट बन गए हो और बस अपने को कुछ समझने लगे हो।
बिना एक्सपीरियंस के तुम्हें पता भी नहीं कि यह जगह कितनी खतरनाक है। मैं मुस्कुराते हुए बोला, मैं सब जानता हूं, लेकिन सच में पिछले जन्म मैंने जिंदगी भर दूसरी दुनिया से लड़ते हुए बिता दी। एक्सपीरियंस की बात करें तो शायद ही कोई मुझसे आगे होगा, और मैं यहां पर आया हूं तो सबसे बढ़िया गुप्त कला को परखने के लिए गया हूं। एक बार इसे काबू में कर लिया तो मेरी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। कुछ देर बाद वेलुओ हैरान रह गया। उसने देखा कि मेरे चेहरे पर कोई थकान नहीं थी। न केवल मैं आराम से राक्षसों का कत्ल कर रहा था, बल्कि दूसरों को यहाँ के सामान्य ज्ञान भी सिखा रहा था। सभी सैनिक मेरी तरफ प्रशंसा से देख रहे थे। ये देखकर वेलुओ का चेहरा और भी ज्यादा बदतर हो गया। उसे याद आया, जब वो पहली बार यहाँ आया था तो डर के मारे भाग गया था, बहुत बदनामी हुई थी। ये सोचकर वो और भी पागल हो गया। उसे लगा कि अगर मैं यूं ही बढ़ता रहा तो आगे चलकर मैं शार्लेट के बराबर हो जाऊंगा, और उस समय वो परिवार के उत्तराधिकारियों में से एक हारा हुआ इंसान ठहरेगा। थोड़ी ही देर में हम ग्रिलाक पर्वत श्रृंखला की सबसे गहरी जगह पर पहुंच गए। वहां दूसरी दुनिया के बेहद खतरनाक जादू की तेज लहरें आ रही थीं। सभी सैनिकों के चेहरे घबरा गए। मैंने इस मौके का फायदा उठाकर चुपके से मास्क उतार दिया और पूरी ताकत से उस हानिकारक जादू को अंदर करने लगा। लेकिन अगले ही पल मैंने खून थूका और जमीन पर गिर पड़ा। यह जादू मेरे सोचे से भी ज्यादा खतरनाक था। हालांकि इससे मैं और ताकतवर बन सकता था। मैंने चुपके से उस पूर्वज की कला अपनाई और उस जादू को खुद में मिलाने लगा। थोड़ी देर बाद मेरे अंदर एक अजीब तरह का उन्माद और जोश आने लगा। आम इंसान तो इसी में पागल हो जाता, लेकिन मैं घबराया नहीं और एक और कला का इस्तेमाल किया। असल में जब से आदि पूर्वज डेमारिस का पागल करने वाला जादू हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था, तब से एक अंधे पूर्वज ने एक बहुत ही जबरदस्त कला बनाई थी, छठी इंद्री, जो इस्तेमाल करने वाले की समझ को कई गुना बढ़ा देती है। इसकी मदद से पूर्वज की कला के नुकसान काफी हद तक कम हो गए थे। लेकिन जब तक मैं लगातार उस दूसरी दुनिया के खतरनाक जादू को सोखता रहूंगा, एक दिन वो उन्मादी एनर्जी काबू से बाहर हो जाएगी। तो असल में मुझे बियांका के स्नो बेबी अभिशाप की जरूरत थी, ताकि उस पूर्वज की कला के नुकसान को बेअसर कर सकूं। लेकिन तभी मुझे एक डरावनी चीज का आभास हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत ही भयानक राक्षस बिल्कुल मेरे पास आकर खड़ा था। उसके सिर पर एक अजीब इंसानी चेहरा था। लगता था किसी तरह की नकल करने की शक्ति से वो चुपके से मेरे पास आ गया था। ये देखकर वेलुओ बहुत घबरा गया। उसने सोचा भी नहीं था कि ग्रिलाक पर्वत श्रृंखला में ये जानलेवा राक्षस कहां से आ गया, क्योंकि ये था बहुत ऊंचे खतरे वाला 1000 चेहरे वाली आत्मा। इसलिए वेलुओ ने तुरंत सभी को युद्ध की तैयारी करने का हुक्म दे दिया, और उसने अपनी कला का इस्तेमाल करके अपने बॉडी को आग के रूप में बदल लिया। उसके चारों तरफ अत्यधिक डिस्ट्रक्टिव और उपद्रवी आग लपटें थीं। ये देखकर मैं सन्न रह गया। पिछले जन्म उसी ने इसी कला से मेरी बांह झुलसा दी थी, जो कभी ठीक नहीं हुई थी। लेकिन इस बार तुम्हारी ये कला मैं ही लूंगा। फिर मैंने अपना निगलने वाला अभिशाप एक्टिवेट कर दिया और इंतजार करने लगा वेलुओ मेंटली टूटने का। उस समय बाकी सैनिकों के पास कोई ताकत नहीं थी। वो जैसे ही उस राक्षस के कांटेक्ट में आते, उनकी आत्मा तुरंत चली जाती। तभी वेलुओ ने कुछ कटार निकालकर उस 1000 चेहरे वाली आत्मा को पीछे हटा दिया। फिर उसने आग से उसे घेर लिया। ये देखकर सारे सैनिक खुशी से चिल्लाने लगे, वेलुओ मास्टर सच में हैसियत रखते हैं, इतना बड़ा राक्षस भी आपके सामने घुटने टेक देता है। दूसरों की तारीफें सुनकर वेलुओ का अहंकार बहुत संतुष्ट हुआ। वो मुझे ढूंढने लगा। छोटे कमीने, मेरी ताकत देखी? ये तुम कभी हासिल नहीं कर सकते। लेकिन अगले ही पल उसने हैरानी से देखा, मैं उसकी तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि राक्षस की तरफ ध्यान लगा रहा था। कुछ बुरा होने की आशंका से वेलुओ तुरंत पीछे देखा, तो क्या देखता है कि उसकी आग ने न सिर्फ राक्षस को रोका था, बल्कि उसे और उन्मादी बना दिया था। उसके चेहरे वाली सारी सूरतों से काला खून बहने लगा। यह अजीब नजारा देखकर वो घबरा गया। ताकि सिचुएशन और बिगड़ने से पहले वो रोके, उसने फिर से हमला किया और सब सैनिकों से भी हमला करने को कहा। लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे लगा सैनिक डर से मारे सन्न हो गए हैं। वो डांटने के लिए पीछे मुड़ा तो देखता है कि वो सब चुप होकर बिल्कुल अचेत खड़े थे। ये 1000 चेहरे वाला अभिशाप है। ये लोग तो राक्षस को छुए भी नहीं, उन पर यह वार कब हुआ? अगले ही पल उसने हैरानी से देखा कि उसके चेहरे का आधा हिस्सा गायब था, यानी वो खुद भी इस अभिशाप की चपेट में आ चुका था। ताकत के फर्क ने उसे डरा दिया। अब उसमें लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। उसकी कला अपने से ही खत्म हो गई। जब उसे होश आया तो वो भाग रहा था। आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तभी उसे लगा कोई शैतान कानाफूसी कर रहा है। तुमने सारे सैनिक खो दिए और बिना मतलब के अपनी जान बचाने में लग गए। यही तुम्हारी फेलियर है। जल्दी ही वो राक्षस उसके पीछे आ लगा और अपने अजीब हानिकारक जादू से एक बड़ा हाथ बनाकर वेलुओ पर जा टकराया। वेलुओ ने अपनी तलवार निकालकर बचने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। सीधा हाथ पर वार लगा। काफी देर बाद वो बेहोशी से जागा
तो देखा कोई उसे घसीट रहा है। गौर से देखा तो वो उसका सबसे छोटा भाई था। मुझे उठता देख मैंने कहा, पहले जब तुम लोग लड़ रहे थे तो मैं दूर से देख रहा था। जब तक उस राक्षस ने अभिशाप नहीं भेजा तब तक तुम सब बेबस हो गए थे। अच्छा हुआ मैं उस राक्षस की नजर से बच निकला, फिर तुम्हें बचाकर ले आया। मेरी बातें सुनकर वेलुओ ने तड़पते हुए मुझसे छुड़ाया। बोला, मुझे तेरे बचाने की जरूरत नहीं। मैंने कहा, तुम जादू का इस्तेमाल तक नहीं कर सकते, क्या मेरी हेल्प नहीं चाहिए? उसने घमंड से कहा, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। लेकिन अगले ही पल राक्षस की आवाज सुनकर उसके पसीने छूट गए। उसने पूछा, अभी यहां से बाहर निकलने में कितनी दूर है? मैंने कहा, पहले ही काफी देर चल रहे हैं, फिर भी किनारा नहीं मिला। शायद यह हानिकारक इलाका पूरी तरह से बंद हो गया है, तो केवल उस राक्षस को खत्म करके ही यहां से निकला जा सकता है। उसकी महा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी से भरी कला को मैंने सफलतापूर्वक लूट लिया और सिर्फ एक तीर से उस राक्षस को खत्म कर दिया जिसने इतने सारे सैनिकों को निराश कर दिया था। ये देखकर वेलुओ के पसीने छूट रहे थे। उसकी नजर में मैं हमेशा एक बेकार इंसान था। उसने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी ताकत छुपाकर रखूंगा और उसे अपनी आग वाली कला का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये देखकर वो मुझ पर तलवार लेकर झपटा और पूछा, मैंने क्या किया है? उस समय मैंने भी अपनी असलियत दिखा दी। तुम कमीने, मेरा निशाना शुरू से ही तुम्हारी कला था। असल में मेरे लिए वेलुओ की कला को लूटने के लिए सिर्फ 2 कंडीशंस पूरी करनी थी। पहली, वो खुशी से अपनी कला इस्तेमाल करने की मुझे परमिशन दे। दूसरी, वो ये माने कि मैं उससे ज्यादा काबिल हूं ये कला इस्तेमाल करने में। और मेरे उस तीर ने उसका पूरा अहंकार चकनाचूर कर दिया। इसलिए बिना परेशानी के मैंने उसकी कला लूट ली। मैंने बिना दया के वेलुओ पर एक तीर चलाया। वो दर्द से जमीन पर लौट रहा था, लेकिन मैं उसे छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि उसने बचपन से हमेशा मुझे सताया था। पहले मैं उससे अच्छे से पेश आना चाहता था, लेकिन बाद में उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश की। पिछले जन्म जैसे तुमने आग से मेरा चेहरा और बांह निकाली थी, तब भी मैं ऐसे ही दर्द से छटपटाता था। थोड़ी देर बाद वेलुओ ने हिलना बंद कर दिया, उसकी सांसें जवाब दे गईं। फिर मैं इस काम के एकमात्र बचे हुए जीवित व्यक्ति के रूप में घर वापस लौटा। वेलुओ के मैनेजर ने पागलों की तरह चीखना शुरू कर दिया। ये देखकर मुझे चैन हुआ। लगता है उन्हें मुझ पर कोई शक नहीं है। और इस यात्रा में मुझे बहुत कुछ मिला। न केवल मैंने उस ताकतवर कला को सीखा जो हानिकारक जादू सोखकर खुद को मजबूत बनाती है, बल्कि मैंने उसे वेलुओ की आग वाली कला के साथ मिलाकर एक नई कला, विनाश की लपटें बनाई। थोड़ी देर बाद एक औरत जो खुद को जांच ब्यूरो से बताती थी, वो मिलने आई। पहले वाला काम वाला इलाका बिना कुछ बताए इतना खतरनाक हो गया था और उसमें 1000 चेहरे वाला राक्षस आ गया था। लेकिन मैंने उसके गले पर काला तारा देखा तो मैं सीधे उससे खुलकर बात करने लगा। मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूं। इसके बदले में मैं तुम्हारी अमृता वाली श्राप हटा सकता हूं। मेरे मुंह से उसकी छुपी हुई असलियत सुनकर वो सीधे अपने असली रूप में आ गई। छोटे बच्चे, तुम पुनर्जन्म वाले हो ना? उसका मेरी असलियत भांप लेना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि अमर लोगों को अजीबो गरीब कलाओं की कमी नहीं थी। उसने कहा, बहुत घमंडी आदमी हो तुम। पुनर्जन्म वाले हमेशा चक्करों में फंसे रहते हैं और तुम कह रहे हो कि तुम टाइम से बाहर के इस इंसान को खत्म कर सकते हो। मैंने अपने हाथ से जवाब दिया। मेरी हथेली पर एक भयानक मुंह खुल गया और उसमें से इतनी तेज निगलने वाली शक्ति दूसरी दुनिया वाले की तरफ बढ़ने लगी। ये एहसास करवाकर कि सब कुछ निगल जाने वाला ये भयंकर श्राप कितना खतरनाक था, उसे सदियों में पहली बार ऐसा लगा जैसे मौत आ गई हो। जब से दूसरी दुनिया के एक अमर व्यक्ति ने उस पर यह अमृता वाला श्राप डाला था, तब से सैकड़ों सालों से वो पागलों की तरह इस दुनिया को और खराब करने में लगी थी ताकि उसका अंत हो सके। और आज कोई उसका श्राप निगल सकता है, इसलिए उसने अपनी उत्तेजना को काबू किया और पूछा, मैं उससे क्या करवाना चाहता हूं? मैंने कहा, मुझे अपनी ताकत जल्द से जल्द बढ़ाने में मेरी मदद करो, तभी मैं पूरी तरह से तुम्हारी श्राप को निगल सकता हूं। यह सुनकर वो बेकाबू हो गई। उसके चारों तरफ इतनी तेज और खतरनाक एनर्जी थी। उसने कहा, मैं फेयू तुम्हें इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना दूंगी। मैं ये ताकत देखकर दंग रह गया। मुझे पता था कि श्राप से पीड़ित ये अमर व्यक्ति असल में सोते रहता है। ये तो उसकी ताकत की सिर्फ एक परछाई थी, फिर भी इतनी ताकत भयानक थी। और पिछले जन्म भी इसी ने हमें मुश्किल में डाल दिया था, क्योंकि इसकी अपनी ताकत कम से कम यास के बराबर थी और इसके पास अनलिमिटेड अधीनस्थ सेना भी थी। उस समय फेयू ने देखा कि मैं कुछ जवाब दिए बिना उसी तरफ देख रहा हूं, तो उसने सीधे मेरे सिर पर छांटा रख दिया। जैसे ही हम यहां से जाने लगे, तभी लबादा पहने एक औरत हमारे सामने आई। छोटे मालिक, आपकी मां आपको बुला रही हैं। यह सुनकर मुझे थोड़ा अचरज हुआ। जब से मुझे निकम्मा करार देकर घर से निकाला गया था, तब से वो सामने नहीं आई थी। मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो बोलती गई, सरदार ने मैसेज भेजा है कि जब वो निषेध स्थल से वापस आएंगी तो छोटे मालिक से एक बार मिलना चाहेंगी, इसलिए आलिया बेगम चाहती हैं कि तुम यहीं रहो।
जब तक सरदार साहब तुमसे मिलने ना आ जाए। ये सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ। पिताजी तो कथित तौर पर एक अर्ध देवता थे, हो सकता है वो मेरे राज को समझ जाएं। चूंकि ये पिताजी का डायरेक्ट ऑर्डर नहीं है तो मैं पहले वापस जाता हूं, जब पिताजी बुलाएं तब आ जाऊंगा, या फिर वो खुद मेरे पास आ जाएं। फिर हम मुख्य घर से चले गए और फेयू ने लोगों की नजर बचाने के लिए कौवे का रूप बना लिया। मेरे रोकने पर उसने अपना रंग काला कर लिया। अब लगता हूं ना कौवे की तरह। देखो मेरे पंख कितने काले हैं, बिल्कुल तुम्हारी आत्मा की तरह। थोड़ी ही देर बाद हम लांसोंग हवेली पहुंचे। मेरे लौटने की खबर पाकर बियांका ने कब इंतजार किया था। तभी मैनेजर तेजी से दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला, दालिंग लियान ने एक चिट्ठी भेजी है। मैंने खोलकर देखा तो उसने कहा था कि उसने काले रोग की दवा बना ली है, जल्द ही खुद लेकर आएगा। मैंने मैनेजर को बोला, जब वो आए तो सावधान रहना, क्योंकि मैनेजर की बेटी को यही लाइलाज बीमारी काला रोग थी। उस समय मैनेजर ने मुझसे चुपके से कहा, बियांका मास्टर सच में बहुत चिंतित थी आपके लिए। जब सुना आप उस हानिकारक जादू की चपेट में आ गए तो आपको देखने के लिए मुख्य घर जाने पर अड़ी थी। मैनेजर की बातें सुनकर मैं ध्यान आया कि काफी समय से बियांका के अभिशाप की चेन्स की जांच नहीं की थी। मैंने हैरानी से देखा कि पहली शर्त उसका दोस्त बनना पूरी हो चुकी थी, यानी अब बस एक आखिरी स्टेप था उसके अभिशाप को पूरी तरह से मुझ पर ट्रांसफर करने में। तब न केवल बियांका भावनाएं महसूस कर पाएगी, बल्कि मेरी ताकत भी बदल जाएगी। लेकिन जो शर्त पूरी करनी थी वो थी, मैं उसका प्रेमी बन जाऊं। मैंने हिम्मत जुटाकर फॉर्मली बियांका को प्रपोज करने की सोची। भले ही हम काफी समय से साथ रह रहे थे और वो घंटों मेरे पीछे चिपकी रहती थी, लेकिन स्नो बेबी अभिशाप की वजह से वो भावनाओं को समझ नहीं पाती थी। उससे एक रिलेशनशिप की पुष्टि करना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर भी मैं मन ही मन हमारी भविष्य की खुशहाल जिंदगी की कल्पना करने लगा था। उस समय बियांका ने देखा कि मैं चुपचाप उसे घूर रहा हूं तो उसके सामान्य चेहरे पर सवालों के निशान थे। अपनी शर्मिंदा हालत छुपाने के लिए मैंने उसे वो कौवा दे दिया जो असल में अमर फेयू था। बियांका उसे गोद में लेकर खूब सताती है, फिर वो मेरे सिर पर उड़कर आकर मुझसे बदला लेती है। वो छोटी लड़की भले ही ठंडी लगे, लेकिन तुमसे काफी प्यार करती लगती है। फिर वो चुप हो गई। लेकिन खेल का टाइम खत्म हुआ, अब मैं तुम्हारी ताकत पर रखना चाहती हूं। काफी देर बाद मैं थक कर धरती पर लेट गया। फेयू काफी हैरान थी। उसने सोचा भी नहीं था मेरी समझ इतनी कमजोर है। भले ही मेरी ताकत अपनी उम्र के बाकी बच्चों से काफी ऊपर थी, लेकिन ये तो सिर्फ पिछले जन्म के एक्सपीरियंस की वजह से था। कुछ ही देर में मुझसे आगे निकल जाएंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास तो हर चीज को निगलने की यूनिक शक्ति है और मैं भी पूरी ताकत से तुम्हारी मदद करूंगी, जब तक तुम इतने ताकतवर ना हो जाओ कि मेरी अमृता को भी निगल सको। थोड़ी देर बाद दालिंग लियान आ पहुंचा। मैं सोचता हूं इस बदमाश को हर कोई चाहता है। मैं डर के मारे सीधे पूछता हूं कि वो चीज लाया या नहीं। उसने खुशी से एक बोतल निकाली जिसके अंदर एक अजीब सी दवा थी। ये देखकर मैं भी हैरान रह गया। इतनी जल्दी ये कैसे बना लिया? सच में फ्यूचर का कीमिया रूलर ही है। मेरी ये कहना कि वो जीनियस है। उसने मुझसे लिपटने की कोशिश की। मैंने उसे तुरंत रोक दिया। हाँ, एक और बात बताऊं, एनिक्स काफी अजीब हो गया है। पहले वो शार्लेट से हारने के बाद ट्रेनिंग करना बंद कर दिया था, लेकिन तुमसे हारने के बाद फिर से जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं उस इंसान की ललक जगा दूंगा। तभी फेयू ने मुझे आवाज भेजी, ये कीमियागर काबिल लगता है, इससे कुछ दवाइयां बनवा लो ताकि तुम्हारी ताकत बढ़े। मैंने कहा, मेरे पास कोई दवा की विधि नहीं है, क्योंकि दवाएं बहुत कीमती होती हैं। उनकी विधियां सिर्फ कुछ पुराने परिवारों के पास होती हैं, लेकिन जो इंसान सदियों से जी रहा है उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने मुझसे कहा कि मैं उसके पीछे कहां करूं। पहले दालिंग लियान को कोई परवाह नहीं थी, लेकिन फिर उसका चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से नोट करना शुरू कर दिया। तुम्हें ये कहां से मिली? अगर ये सच है तो बेहद जबरदस्त दवा बनेगी। मैंने झूठ बोला कि ये वॉलहेम परिवार की गुप्त विधि है, तो उसने पूछताछ बंद कर दी। इतने ताकतवर परिवार के पास ये होना लाजिमी था, लेकिन अब सामग्री कैसे मिले ये मुश्किल थी। पहली थी आकाशीय बर्फ घास, जो बहुत कम लोग ढूंढ सकते हैं। इस पर मैंने कहा बियांका से पूछते हैं, क्योंकि बिल्कुल उत्तर उसके परिवार का इलाका है। दूसरी सामग्री सोने के ड्रैगन की जड़ी बूटी थी, जो साम्राज्य के इलाके में राक्षसों के बिलों के पास पैदा होती थी। भले ही काला बाजार में मिल जाए, लेकिन अगर साम्राज्य को पता चला तो बात बिगड़ जाएगी। तब दालिंग लियान ने कहा, एक और अच्छा तरीका था। असल में साम्राज्य में एक मार्शल कंपटीशन हो रही थी, जिसमें पहले इनाम के तौर पर सोने के ड्रैगन की जड़ी बूटी दी जानी थी। जाने से पहले मैं फेयू के नर्क जैसे ट्रेनिंग से गुजरता हूं। अब मैं अपनी कला की वजह से उसके हमले रोक सकता हूं। फेयू ने कहा, मैंने तुम्हें एक ऐसी कला सिखाई है जो दुश्मन के हमले का अंदाजा लगाती है, और तुम्हारी कुदरती समझ और भी आगे बढ़ गई है। जैसे ही उसने वो दवा बना ली, तुम्हारा बॉडी भी बदल जाएगा और तब तुम्हारी हरकतें तुम्हारे विचारों से मेल खाने लगेंगी।
जाने से पहले मैंने उससे कुछ भेष बदलने वाली दवा मांगी, लेकिन दवा देखते ही घबरा गया। आखिरी बार जब मैंने उसकी दवा खाई थी तो मैं औरत बन गया था। उम्मीद है इस बार कोई अजीब नुस्खा ना हो। मैनेजर ने मेरे लिए एक व्यापारी ढूंढा ताकि मैं उसकी ट्रांसपोर्ट टीम में छुप कर जाऊं। मैनेजर ने मुझसे वादा किया, जब तुम नहीं रहे मैं किसी को भी यहां नहीं आने दूंगा। कुछ दिनों पहले मैंने उसे काला रोग की दवा दी थी, जिससे उसकी बेटी ठीक हो गई थी। वो कांपते हुए मुझे थैंक्स दिया। उसने बताया कि पहले उसे मेरे भाई वेगे ने धमकी दी थी कि वो मुझे जहर दे। बेटी की जान गिरवी थी। मैंने उसे कभी दोषी नहीं ठहराया। पिछले जन्म उसने मुझे जहर देने से बेहतर समझा था खुद जहर खा लिया। मैंने कहा, मैंने तुम्हारी बेटी की जान बचाई है, अब खुद को डेथ सेंटेंस देने की कोई जरूरत नहीं, बस मेरी सर्विस करते रहो। उस समय मैनेजर आंसू बहाते हुए बोला, वो भले ही कुछ भी करके मेरी लॉयल्टी निभाएगा। इस बार बियांका मेरे साथ नहीं जा रही थी। सारी सामग्री इकट्ठी करने के लिए हमने काम बांट लिया था। बियांका अपने घर जाकर बर्फ घास ढूंढेगी। साम्राज्य की तरफ जाते हुए मैंने आलस नहीं किया। रास्ते में राक्षस मारकर उनका जादू सोखता रहा, लेकिन अचानक कुछ डाकुओं ने उस व्यापारी पर अटैक कर दिया। मुश्किलों में फंस गया हूं। मुझे एक चालाक छोटी राजकुमारी ने अपने जाल में फंसा लिया है। मिलते ही मुझे बहाने से बाहर ले गई और अपने साथ रहने लगी। पहली ही मुलाकात में उसने मेरी असलियत जान ली। मैं उससे ज्यादा नहीं उलझना चाहता था, क्योंकि उसकी बहन वही थी जिसने पिछले जन्म मुझे धोखा दिया था, और ऐसा लग रहा था कि वो भी अपनी पुरानी यादों के साथ पैदा हुई थी। बहुत बुरा होता अगर उसे पता चल जाता। इसलिए मैंने यही कहा, तुम बकवास कर रही हो, छोटे बच्चों को खाना खाकर सो जाना चाहिए, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं। मेरी बातों से सिसली गुस्से से बोली, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं, बस थोड़ी पीछे हूं बस। तब उसके साथ वाले सिपाही सेलेबोरियो ने हैरानी से पूछा, महारानी साहिबा, क्या वो सच में वाल्हेम परिवार से हैं? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। भले ही उनकी बोली साम्राज्य जैसी हो, लेकिन उच्चारण बिल्कुल अलग है। सेला हैरान थी क्योंकि वो कोई फर्क नहीं जान पाई थी। असल में सीसली में एक यूनिक कला थी, वो हर चीज को डीपली जांच सकती थी। अजीब है, लगता है वो मेरे बारे में काफी जानती है। सेला ने पूछा, क्या उससे पूछताछ करनी चाहिए? लेकिन सिसली ने मना कर दिया, क्योंकि उसे मैं बहुत इंटरेस्टिंग लगा और वो मुझ पर नजर रखना चाहती थी। फिर उसने पूछा, क्या उसकी बहन सिग्रीन के बारे में कुछ पता चला है?